So yes, let's get started with the MTP number 2 CA Inter Audit for the मई 26 एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो देखो MTP नंबर 2 है, अभी रिलीज हुई है अप्रैल में। चलो केस आ रहा है सबसे पहले कि यार केस पढ़ने से पहले नीचे चले सॉल्यूशंस को करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैंने आपके लिए क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका फैक्ट लिखने की कोशिश करी है। In the planning stage described in the case scenario, the engagement partner emphasizes the understanding regulatory framework. Identify the significant matters determining the materiality, considering the involvement of experts in the context of the situation described above, the primary rationale for the approach. सबसे पहली बात तो अगर हम प्लानिंग स्टेज पर हैं तो प्लानिंग स्टेज पे प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो प्लानिंग में कुछ मैटर्स होते हैं, कब होते हैं ये, प्रायर टू असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है वो मैटर्स, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम पढ़ते हैं ऐसे 520 में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, इसके बाद हम मैटेरियलिटी हम कौन से वाले SA में पढ़ते हैं, SA 320। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स। ठीक है, एंड द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, यस। तो फर्स्ट कह रहा है रेस्ट्रिक्ट द प्लानिंग टू स्केड्यूलिंग द ऑडिट प्रोसीजर एंड एलोकेशन ऑफ द ऑडिट स्टाफ। नहीं, हम प्लानिंग में तो सब कुछ करते हैं, मैटेरियलिटी भी डिटरमाइन करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क भी देखते हैं, एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट भी लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक्सपर्ट्स को देखते हैं नहीं। Ensuring that the planning include understanding legal and the regulatory requirements, significant matters, determining the materiality, considering the use of the experts, and perform the risk assessment procedure। बिल्कुल ठीक है। लिमिट द रेगुलेटरी, बिल्कुल लिमिट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा। In the case scenario, the audit team identified that the revenue recognition in the X Limited and the loan loss provisioning in the Y Bank Limited involve significant judgment and are susceptible टू दी मिस स्टेटमेंट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इतना वर्ड देखना, सिर्फ एक वर्ड देखना, दैट इज ससेप्टेबल। ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, हाँ याद आया, वो जो इनहेरेंट रिस्क था, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो जो इनहेरेंट रिस्क है जो कि SA 315 बात करता है, क्या कहता है वो, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल भी और एग्रीगेटेड भी अफेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आप पढ़ना उसको। Based on the fact described above, what such risk are more appropriately classified as। सबसे पहली बात तो जब यहाँ पे susceptible ही बोल दिया तो मेरे को ध्यान आ गया कि ये inherent risk है जिसमें greater attention चाहिए होती है during the planning and the risk of material misstatement, risk assessment। चलो एक बार केस देख लेते हैं। तो प्लानिंग स्टेज पे एंगेजमेंट पार्टनर एम्फेसाइज शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्टिंक्ट लीगल एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें पता है कि क्या क्या मैटर्स प्लानिंग में डिस्कस होते हैं, ये प्रोविजन ही है पूरा का पूरा। अगर पेपर में आता तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जो मैंने नीचे लिखा है, फैक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्कशंस द ऑडिट टीम नोटिस्ड that certain areas such as the revenue recognition in the X Limited and the loan loss provisioning in the Y Bank Limited were inherently complex and involved a significant judgment। पहली बात तो complex आ गया, ठीक है, significant judgment आ गया। The engagement partner clarified that such areas susceptible भी है material misstatement में, even before considering the internal control। internal control consider करने से भी पहले डिटेक्शन रिस्क नहीं हुआ, कंट्रोल रिस्क नहीं हुआ, लेकिन इनहेरेंट रिस्क जरूर होगा। ठीक है, अच्छा। In the case scenario, the audit team identified the misstatement was unable to determine whether they arose due to fraud or error। भाई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि ऑडिट टीम पता नहीं लगा पा रही है कि मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से आई है कि मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से आई है। तो बताओ, मैं फ्रॉड मान लूं या फिर मैं सिर्फ एरर मान लूं? ना तो आप सिर्फ फ्रॉड मान सकते हो, ये भी गलत है, ना तो आप सिर्फ एरर मान सकते हो, ये भी गलत है। चलो देखते हैं, केस पढ़ के देखते हैं। ये ऐसे 200 क्या, ऐसे 200 क्या, देखो, audit team was unable to immediately conclude whether these misstatements arose due to the fraud or error। The engagement partner established that the auditor objective is to obtain the reasonable assurance। क्या आप absolute assurance दे सकते हैं? नहीं,
क्या दे सकता है सिर्फ ऑडिटर एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यस, तो हमारे पास आंसर में भी यही आना चाहिए। Auditor should obtain the reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। एंड इसके बाद इसका इम्पैक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना इन एग्रीगेट। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट केस है, केस से पहले फिर से नीचे चलेंगे हम, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ द KOT। आपको पता है KOT क्या होता है? ये होता है किचन ऑर्डर टिकट। क्या होता है ये? किचन ऑर्डर टिकट। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड GP फ्लक्चुएशंस। ठीक है, वीक इंटरनल कंट्रोल। ये एक तरीके का, अगर मैं बात करूं ऑडिट ऑफ होटल्स, अगर आप ऑडिट ऑफ द अदर एंटिटीज में ऑडिट ऑफ द होटल्स की बात करोगे और उसके अंदर अगर आप इंटरनल कंट्रोल की बात करोगे कि जब भी मैंने ऑडिट किया होटल्स का तो उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्टोरेंट के बिल होते हैं ना, वो होते हैं बाय रेफरेंस, वेरीफाई होते हैं बाय रेफरेंस ऑफ द KOTs, किचन ऑर्डर टिकट्स, किचन ऑर्डर टिकट। ठीक है, तो एक बारी इधर देखो, इंटरनल कंट्रोल्स इन द ऑडिट ऑफ द होटल्स। वैसे तो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपको टैक्सेस वगैरह भी देखना होता है। इसके अलावा पिल्फरिंग मतलब पता है ना, चोरी भी तो हो सकती है। इसके अलावा आपको बिना बताए डिस्काउंट्स दे दिए, है ना भाई, आपको बिना बताए क्या करा, ऑडिट वो होटल का स्टाफ था उसने डिस्काउंट दे दिए। हाँ, ये सब भी तो हो सकता है ना, बहुत होता है होटल्स में तो। ठीक है, तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द फ्यू रेस्टोरेंट बिल्स रेफरेंस ऑफ द KOTs मतलब कि किचन ऑर्डर टिकट, एंड इसकी मदद से इंश्योर हो जाएगा कि जो वो कंट्रोल है ना इन द नेचर ऑफ द रेवेन्यू साइकिल आर इन ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने जैसे बिल काटा, ठीक है, किचन के ऑर्डर का बिल काटा, उसको रख दिया कि हाँ ये अगर मैंने किचन में से कुछ सामान दिया है बाहर तो इसके मेरे पास में ऑर्डर टिकट है। ठीक है, लेकिन किचन ऑर्डर टिकट दी ही नहीं। तो यार यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ये सही है? नहीं, ये तो बहुत गलत है ना। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे और मॉडिफिकेशन देखना पड़ेगा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अनएक्सप्लेन्ड रह गई होगी तो। ठीक है, गिवन दैट द डिस्काउंटेड रूम रेट्स लैग्ड अप्रूवल, वही जो मैंने ऊपर आपसे बात करी थी कि ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड भी नहीं रिटेन करे हैं और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स दे दिए, तो क्या लगता है ये सही करा? नहीं, गलत करा। ये तो बिल्कुल गलत करा है। तो आप बताओ, इसकी मदद से मेरा रिवेन्यू कम हो जाएगा, अनऑथोराइज डिस्काउंट्स हो जाएंगे। भाई मैंने बोला था आप 10% का डिस्काउंट देना, अब वहां पे जो बंदा बैठा था मैनेजमेंट का उसने 20% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया और मेरे को बताया नहीं कि ये पर्टिकुलरली जो रूम है ये ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, ऐसा दिखा दिया कि खाली, और उसका जो प्रॉफिट था अपनी जेब में रख लिया। गलत बात। इसकी वजह से ना तो वेरीफाई होगा, ना तो कंप्लीटनेस एक्यूरेसी होगा, ना तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कंप्लीटनेस एसेशन, ना तो हम एक्यूरेसी एसेशन चेक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बी करेक्ट आंसर इज बी। Question number 6. Where the auditor relied internally generated reports and the oral explanations due to the missing primary records. How is the reliability of the audit evidence best evaluated? Reliability of the audit evidence best evaluated. अगर मैं reliability of the audit evidence की बात करूँ, केवल और केवल इतना पढ़ूँ, केवल इतना, reliability of the audit evidence, तो मेरे दिमाग में आ रहा है SA 500। उसके अंदर हम पढ़ते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। किसके अंदर पढ़ते हैं हम? SA 500 के अंदर हम पढ़ते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमारा क्या कहते हैं ऑडिट एविडेंस रिटर्न में लिया है तो वो मोर रिलायबल है देन ऑब्टेन्ड ओरली, या फिर अगर मैंने कोई ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली लिया है फ्रॉम द ऑडिटर is more reliable than obtained indirectly or by inference। ठीक है, या फिर audit evidence obtained from the independent sources outside the entity is more reliable, है ना। इसके अलावा audit evidence obtained in the original documents is more reliable than obtained the photocopies, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसी का हम थोड़ा थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, ओरल रिप्रेजेंटेशंस आर सफिशिएंट व्हेन सपोर्टेड बाय द इंटरनल समरीज। ओरल तो कभी भी नहीं होता। इंटरनली जनरेटेड रिपोर्ट्स आर ऑलवेज रिलायबल, हमेशा रिलायबल होती है, हमेशा।
ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने, हमेशा नहीं होती, मोर होती है। एविडेंस इज लेस रिलायबल ड्यू टू द वीक कंट्रोल्स एंड रिलायंस ऑन दी ओरल रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है कि जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हम केस पढ़ेंगे अभी, उसके अंदर ओरल रिप्रेजेंटेशन रखी हो, हाँ, तो यहाँ पे लेस रिलायबल होगा, वीक कंट्रोल्स होंगे। कॉपीज एंड दी समरीज आर इक्विवेलेंट टू दी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, तो अभी तो बड़ा फोटो कॉपीज नहीं होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मोर रिलायबल होते हैं, तो ये भी गलत है। तो हमें अभी इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है, यानी कि मगर तो इंटरनल भी नहीं होते हैं। It is observed that the reports were internally generated and not supported by the effective underlying controls in the preparation and maintenance. Further, many of the explanations regarding the fluctuations in the revenue occupancy level discounting practices were obtained through the oral representations. ये तो गलत कर दिया ना, ये तो गलत कर दिया, तुम्हारा सही आंसर सी हो गया, डेफिनेटली सी हो गया। एविडेंसेस रेसिलेबल, एक तो पहली बात तो अगर इंटरनली मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लिए हैं, मान लेते अपने अगर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लिए हैं, तो वो भी वीक कंट्रोल्स हैं उसमें भी, और ओरल तो वैसे ही नहीं ले सकते। Considering the fact of the case, the banquets invoices for the pre-year ended events were raised after the year end but included in the receivable. अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई चीज जैसे कि मेरा भी 25 है, अगर चलो 1 अप्रैल 25 पे भी मान लो, अगर इस दिन भी कोई सेल हुई है, तो वो इस ईयर की मानी जाएगी या फिर वो 25-26 की मानी जाएगी? वो 25-26 की मानी जाएगी, 24-25 की नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कट ऑफ एरर है, जिस सही अकाउंटिंग पीरियड में आपने शो ही नहीं करा। इसके अलावा लीडिंग टू द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल तो आपने गड़बड़ करा है ना, ठीक है। नेक्स्ट केस सिनेरियो में फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। Considering the auditor's responsibility in relation to the going concern as described in the facts, which of the following should be the auditor primary focus? सबसे पहले ऑडिटर को यहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे, देखो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। सबसे पहली बात तो आप क्या देना कि SA 570 फॉलो करो। मतलब अगर गोइंग कंसर्न की बात करें, SA 570 की बात करें, तो 570 जब भी हम बात करते हैं SA 570, तो उसके अंदर हम एक लाइन जरूर से पढ़ते हैं, क्या? To conclude based on the audit evidence whether a material uncertainty exists based on the auditor's assumption। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल बिल्कुल मैच हो गई, मेरे प्रोविजन से ही मैच हो गई जो मैंने पढ़ा। टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न बेस्ड एंड असेस द मटेरियल अनसर्टेनिटी, ascertain the material uncertainty। तो ये सही है, बाकी मेरे को नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं यूनिक सा क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके के अप्रोचेस के बारे में बात करिए आपसे। एक बात करिए प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के बारे में, और एक बात करिए रूल बेस्ड अप्रोच के बारे में। ये कम ही पढ़ते हो आप लोग, लेकिन अब पढ़ लो, MTP में आ गया है तो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैनेजमेंट assertion that no disclosure is required unless insolvency is certain, which of the following approaches should the auditor adopt? ठीक है, insolvency is certain, इसके लिए कोई डिस्क्लोजर नहीं आया है, तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच कहता है कि कंप्लायंस विद द स्पिरिट्स ऑफ एथिक्स, एंड जो रूल बेस्ड है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट, ये लो प्रोफेशनल जजमेंट आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ही लग गया ना यहाँ पे। तो हाउ कैन द मैनेजमेंट assertion, मतलब मैनेजमेंट कैसे बोल सकता है देयर इज अ नो डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा ये नैरो आउटलुक होता है, काफी कम दिखता है, प्रिंसिपल में थोड़ा वाइडर आउटलुक होता है, या प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, बेस्ड होता है स्किल, नॉलेज एंड द एक्सपर्टीज, एंड इवेलुएट करता है एवरी सिचुएशन पे, जिसकी मदद से हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। ये रिजिड होता है, मतलब कि डिफिकल्ट होता है इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन टू रिलाई अपॉन द रूल्स। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो वहां पर आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लगाओ, जैसे कि हमने ऊपर लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होकर डिसीजन को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडरिंग दैट दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट, फर्स्ट ईयर है ऑडिट का, ठीक है, एंड प्रायर ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर नॉट अवेलेबल। जब पहला साल है ऑडिट का,
तो वर्किंग पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? along with the change in the accounting policy, along with the change in the accounting policy। तो ऑडिटर क्या देखेगा? आप बताओ क्या देखेगा ऑडिटर? तो जब प्रायर ईयर का आपने ऑडिट नहीं करा, वर्किंग पेपर्स नहीं है आपके पास में, तो आप ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। यस, क्योंकि अभी प्रायर पीरियड के वर्किंग पेपर्स नहीं है, प्रायर पीरियड में यार हुआ ही नहीं ना ऑडिट, यानी कि यार ये वही तो नहीं कहीं ऐसे 510 मैंने कहा, वो पढ़ के जाना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। obtain the sufficient appropriate audit evidence, या तो ऐसे 510 में से आएगा या तो ऐसे 710 में से आएगा, regarding the opening balances and the consistency of the accounting policy, ये बिल्कुल सही है। Given the presence of the optimistic management assumption and the high inherent risk, देखो inherent risk फिर से आ गया, how should the auditor approach the risk assessment? तो ऑडिटर कैसे अप्रोच करेगा रिस्क असेसमेंट को? तो मैंने सोचा कि ऑडिटर क्या करेगा, बेस्ड रिस्क असेसमेंट ओनली इन द क्वांटिफाइबल मैट्रिक, अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस एंड द ऑडिटर एक्सपर्टीज। ये मुझे अच्छा लग रहा है, रिस्क को प्रिसाइजली कैलकुलेट करो नहीं, रिलाय सोलली ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, कभी भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे सोलली रिलाई किया जाता है, या फिर ऑडिटर अपनी खुद की भी प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, ऑडिटर खुद की प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है। आंसर नंबर 12, बेस्ड ऑन द डेप्रिसिएशन इशू आइडेंटिफाइड। पहली बात, जब भी डेप्रिसिएशन इशू के बारे में बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन में ना मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज आती है, कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन में या तो डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज हुआ होगा या फिर ईयर ऑफ द डेप्रिसिएशन चेंज होगा, यानी कि एसएलएम से डब्ल्यूटीवी में क्या होगा, ज्यादातर यही होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। चलो देखते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है। Further examination revealed that the company shows the aircraft used for the leasing, which are depreciable as a single unit, instead of the separating significant components such as engine and the airframe। अगर हम एयरक्राफ्ट का डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा मे बी एएस नंबर 10 में, पीबी में पढ़ा होगा आपने। बाकी देखो इसका हम क्या करते हैं, इंजन का हम अलग निकालते हैं डेप्रिसिएशन, एयरक्राफ्ट की बॉडी का अलग निकालते हैं, उन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। Residuals have not been deducted while computing the depreciation। अब हमें जब भी डेप्रिसिएशन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरी एसेट की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, यू कैन से कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, इसमें से लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड करते हैं लाइफ से, एसेट की लाइफ से, यही तो होता है फॉर्मूला। इन्होंने स्क्रैप वैल्यू ही नहीं माइनस करा, यानी कि रेसिडुअल वैल्यू ही नहीं माइनस करा, मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया। तो चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन है कि नहीं? हाँ है। लैक ऑफ डिस्क्लोजर इन द चेंजिंग ऑफ द मेथड, इसके अलावा नॉन कॉम्पोनेंट डेप्रिसिएशन, ये तो कॉम्पोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन होना चाहिए था ना, एयरक्राफ्ट के इंजन पे अलग डेप्रिसिएशन, ये सब ऐसे होता है एयरक्राफ्ट का डेप्रिसिएशन जब भी होता है, ठीक है, आपने एएस नंबर 10 में एडवांस अकाउंटिंग में जरूर से पढ़ा होगा ये बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सेपरेट क्वेश्चन है, यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। GHI Limited is engaged in the investment and manufacturing activities. During the audit, the auditor performed the inspection procedures in the following areas, ठीक है, examine the share certificate held by the company as an evidence of the investment, inspected the executed sale contract to evaluate the revenue recognition policy, physically verify करा plant को at the factory, ये अच्छा लग रहा है, यानी कि physically verify तो होती है plant and machinery at the factory, physical verification होना चाहिए, नहीं पता तो आप जाकर के SA 501 पढ़ो, review the internally generated invoice to verify the sales transactions। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, based on the above which is the following is the most appropriate audit conclusion regarding the inspection of the as an audit procedure। inspection, आपको पता है इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर क्या किस में पढ़ोगे आप, SA 500 में जाकर पढ़ो। इंस्पेक्शन में हम दो बातें पढ़ते हैं, ध्यान है आपको, इंस्पेक्शन एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, और अदर मीडिया फॉर्म में हो सकते हैं। और एक और बात पढ़ते हैं क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट, ये दो बातें पढ़ते हैं, सॉरी ये दो बातें पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर क्या था, शेयर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इशूड, एग्जीक्यूटेड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, ये भी आएगा। फिजिकली वेरीफाइड इंस्पेक्शन, जो अपने इन्वेंट्री को वेरीफाई करा था, ये भी आएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस, जैसे इंस्पेक्शन है, ये इंस्पेक्शन है। एडिशनल प्रोसीजर में रिक्वायर्ड द ओनरशिप एंड वैल्यूएशन, ये बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी हम एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे तो उसमें फिर में रिक्वायर द ओनरशिप एंड द वैल्यूएशन एजर्शन, याद है। तो अगर मैं ओनरशिप एंड वैल्यूएशन एजर्शन के बारे में आपसे बात करूं तो आपको पता होगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड वैल्यूएशन दे आर आस्किंग अबाउट, तो बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है, ये इंस्पेक्शन है, राइट है ना। नहीं है तो एक बार आप ऐसे 500 में जाकर के इंस्पेक्शन पढ़ो, फिर इसको सॉल्व करो। PQR Limited is a manufacturing entity. During the audit, the auditor evaluated the internal controls related to the safeguarding of the asset. Safeguarding of the asset. ठीक है। Password, yes. CCTV surveillance, warehouse to prevent the control, restricted control है ये तो। Master checker authorization, yes। तो मुझे 1 2 और 4 1 2 4 1 2 4 ये सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, STU लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने क्या इशू करा है, क्या इशू करा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये कहीं ना कहीं मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसके बारे में बात कर। अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर पर्टिकुलरली बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको लॉ में ले जाऊँ तो आपको सेक्शन नंबर 54 याद है। जब भी हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना होता है, एक तो हमें SR पास करना होता है, ठीक है, और पता है हमें SR के अंदर क्या क्या लिखना होता है। SR के अंदर हमें 4 बातें लिखनी होती हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हो आप, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, अगर आप पैसा ले रहे हो यानी कंसिडरेशन, एंड इशू टू होम यानी कि आप इसको इशू कर रहे हो। सबसे पहले आपको पता है स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं, डायरेक्टर को और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी फॉर देयर नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड द वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो वो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अगर लिस्टेड नहीं है तो रूल्स को फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। द इशू वाज अप्रूव्ड बाय एन ऑर्डिनरी, ये गलत हो गया यार। जब भी हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ द एम्प्लॉय, बट डिड नॉट स्पेसिफाई, यार करंट मार्केट प्राइस भी करते हैं हम, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड इशू टू हुम यानी कि कौन सी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं, फिर एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं। The shares issued belonging to the new class of equity shares, कभी भी नहीं, already issued existing class of equity shares को ही हम केवल और केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात कह रहे क्या, द कंपनी कंप्लाइड विद द रेगुलेशन इशूड बाय द सेबी फॉर द सच इशुएंस। देखते हैं कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है तो ये वाला पॉइंट तो ठीक बोला है कि सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ये तो ठीक बोला है कि सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी। द इशू इज वैलिड, नहीं यार, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, केवल सेबी से थोड़ी ना वैलिड हो जाता है। इशू इज पार्शियली वैलिड सिंस द डिस्क्लोजर ऑफ द मार्केट, अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ द करंट मार्केट प्राइस इज मैंडेटरी। द इशू इज वैलिड एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉय हैव रिसीव्ड द शेयर्स। इशू वैलिड ही नहीं है, इशू इज इनवैलिड, हाँ इशू इनवैलिड है बिकॉज ये अप्रूव नहीं हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। इन्होंने क्या पास कर दिया था, ओआर, जो कि गलत था, एंड दिस इज स्पेशल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी नहीं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको बता दें ना, 4 नंबर ऑफ शेयर्स बता दो, कितना आप इशू कर रहे हो, अगर कोई कंसिडरेशन है तो बता दो, आप किसको इशू कर रहे हो वो भी बताओ, और इसके अलावा सोचो करंट मार्केट प्राइस बताओ, पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स का, स्वेट इक्विटी शेयर्स का जिसको आप मार्केट में इशू कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स को जरूर से खत्म कर लिया, एंड यहाँ तक कि हमारा MCQ वाला पोर्शन MTP नंबर 2 ऑडिट CA इंटर ऑडिट फॉर द मई 26 एग्जामिनेशंस खत्म होता है। वीडियो को लाइक करके जाना, थैंक यू वेरी मच।